हेलो मेरे किंग स्टूडेंट जी, मैं मनीष सर आपसे प्रॉमिस करता हूं कि क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 5 का अगर आप इस वन शॉट बढ़िया से देख लेंगे ना अंतिम तक, आपको चैप्टर 5 के किसी भी टॉपिक के लिए थोड़ा भी नहीं सोचना है, क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक को बढ़िया से क्लियर किया हूं और सब चीजों को समझाऊं। देखिए 1 से 1.5 घंटा का वीडियो होगा, क्लास होगा, इसमें सारा टॉपिक आपको समझा दिया जाएगा बढ़िया से। हाँ, आपके पास समय तो मैं आपको कहूंगा कि 2 से 3 बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए। कम समय है ना, तो 1.5x पे करके कम से कम 2 बार रिपीट कर लीजिए। स्पीड वीडियो को बढ़ा लीजिए 1.5x या 2x ऐसे करके, और तब रिपीट कर लीजिए। 2-3 बार रिपीट करिएगा ना, तब पहला बार लगेगा हाँ यार पढ़ रहे हैं, दूसरा बार गजबे का कॉन्फिडेंस आएगा, तीसरा बार तो सारा का सारा बात मेमोरी में चला जाएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए। और जिन जिन स्टूडेंट को इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स मिल चुका है वो प्रिंट आउट करवा भी चुके होंगे। तो आपको क्या करना है कि आप बगल में प्रिंट आउट रखना है इस चैप्टर का, और जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं वहीं पे बगल में हाईलाइट्स करते चलना है। जिनको नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे संपर्क करिएगा स्टूडेंट जी। हम लोग फ्री रहते हैं तो पक्का कोशिश करते हैं कि आपको, ये देखिए व्हाट्सएप नंबर है, आपको जरूरत की चीजें मैं दे दूं। साथ साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां भी ज्वाइन हो जाएगा, वहां भी चीजें मिल जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। जिनको नहीं मिला है ना, उनके लिए मैं कहूंगा पूरा क्लास बढ़िया से पहले आप देख लीजिए, और मैंने ये पूरा पेजेज मैं अंतिम में दिखा दूंगा, साथ साथ में अभी भी दिखा दूंगा, यहां से भी लिखते चल सकते हैं, या मैं अंतिम में दिखा दूंगा। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस व्हाट्सएप नंबर का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैसेज हेलो हाय कुछ मैसेज हमको व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, फ्री रहते हैं तो रिप्लाई भी दे देते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो इसके पहले का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, अगर आपको याद होगा तो उसमें मैंने कहा था कि उसमें भी हम लोग मैग्नेट के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन ये जो ब्राउन ब्राउन या ब्लैक ब्लैक जो मैग्नेट निकलता नहीं है लाउड स्पीकर में से, उसके बारे में चैप्टर 4 में नहीं पढ़े थे। बल्कि चैप्टर 4 में मैंने कहा था कि जब किसी तार में करंट बहाते हैं तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है, या जब कोई चार्ज मोशन में होता है तो भी उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। उसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़े थे। चैप्टर 5 में हम लोग रियल वाला मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, या उसी मैग्नेट से संबंधित होता है मैग्नेटिक मटेरियल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आपको साफ लिखा हुआ है कि इस अध्याय में हम लोग चुंबकीय पदार्थों से संबंधित चुंबकीय गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, तथा इस अध्याय में हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में भी अध्ययन करते हैं, मतलब जो मैग्नेट है ना उसके बारे में सिंपल से अध्ययन करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात कि सर जो चुंबक बोल रहे हैं, ये चुंबक है क्या? तो भाई साहब कल ही बताए थे कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके चारों ओर ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है स्टूडेंट जी। मतलब कि चुंबक को अगर हम बाहरी चुंबक को रखते हैं ना, तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र, जैसे कि द्रव्यमान वाला वस्तु है, तो द्रव्यमान वाले वस्तु के चारों ओर आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होता है चारों ओर, है ना। और वैसे ही चुंबक के चारों ओर स्टूडेंट जी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई दूसरा चुंबक रखा जाता है तो उस पे असर डालता है वो चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए चुंबक की कहानी बहुत पुरानी है। एक्चुअली में चुंबक 2 तरह का होता है, कृत्रिम चुंबक, एक प्राकृतिक चुंबक। तो पहले के जमाना में ना चुंबक पाया जाता था प्राकृतिक रूप से, अभी भी पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। मतलब जो पहाड़ होता है ना कई जगह पे, और जो आयरन का ऑक्साइड होता है वो कई बार चुंबक में तब्दील हो जाता है। तो कई बार लोगों को, जब पुराने जमाने के लोगों को वो चुंबक मिलता था ना, तो सटाने का काम करते, देख 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 सट गलू रे, देख 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 दूर भाग लू रे। ये तो पता है ना कि चुंबक का समान ध्रुव रहता है तो एक दूसरे को धक्का देता है यानी विकर्षित करता है, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो पुराने जमाने के लोग ये चीज देखते थे, लेकिन उनको इसके बारे में विशेष नहीं था नॉलेज। समय बीता तो लोगों को लगा चुंबक का जरूरत, अलग अलग तरीके से चुंबक का जरूरत लगने लगा। जैसे आजकल लाउड स्पीकर वगैरह होता है उसमें भी चुंबक होता है, साउंड बॉक्स में चुंबक होता है ना। तो और अलग अलग मशीन, अलग अलग डिवाइसेस में चुंबक होता है। तो चुंबक स्टूडेंट जी लोगों ने फैक्ट्री में बनाना फिर शुरू किया। अब कहिएगा मनीष सर फैक्ट्री में क्यों, जब पहाड़ पे पाया जाता नेचुरली रूप से, तो फैक्ट्री में क्यों? देखिए जो नेचुरली रूप से पाया जाता प्राकृतिक रूप से, वो एक तो उसका उतना ज्यादा चुंबकीय ध्रुव का जो मजबूती होता है, चुंबक की मजबूती, ये उतना ज्यादा नहीं होता था। कभी कभी कोई चुंबक वाला देखे में इतना को लगेगा, अब इतना को भी लोहा को ना खींच पाएगा, और कभी कभी इतने को चुंबक रहेगा इतना को लोहा को खींच लेगा।
तो डिपेंड करता है चुंबक के मजबूती का, कि कितना चुंबक का मजबूती है। तो जो नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से पाया जाता था उसमें उतना ज्यादा मजबूती नहीं पाया जाता था। तो एक तो कमी ये हो गई। दूसरा ये होता था कि उसका जो आकार था वो भी जैसे तैसे, पत्थर तो कैसे होगा, जैसे तैसे आकार का होगा, और हमको तो यहाँ फिक्स आकार का चाहिए, और अगर चुंबक को काटेंगे या पीटेंगे तो उसका चुंबकीय गुण भी कम जाता है। तो इन सब समस्याओं के कारण प्राकृतिक चुंबक को उपयोग न करके इंसान लोग कृत्रिम चुंबक का उपयोग करने लगा। ये देखिए, कृत्रिम चुंबक का इंसान लोग उपयोग करने लगा। तो पहले चुंबक देख लीजिए। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह विपरीत ध्रुव को आकर्षित तथा समान ध्रुव को विकर्षित करता है, ठीक है। और उसके बाद चुंबक प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों होता है। प्राकृतिक चुंबक प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाया जाता है। इसका आकार अनियमित होता है, उदाहरण के लिए चुंबक पत्थर जो पाया जाता है, ठीक है। और कृत्रिम चुंबक क्या होता है कि वह चुंबक जिसे मानव अपने जरूरत के अनुसार कृत्रिम रूप से बनाता है, कृत्रिम चुंबक कहलाता है। इसे जरूरत के अनुसार विभिन्न नियमित आकृतियों में बनाया जाता है। उदाहरण के लिए वलय आकार का चुंबक नहीं देखे ऐसे गोल गोल वाला, ऐसे देखे होंगे आप, जो लाउड स्पीकर से निकलता है। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे दंड चुंबक जो सीधा ऐसे होता है। फिर कंपास का जो सुई होता है, कंपास निडल चुंबकीय सुई जो बोलते हैं। तो ये सब इंसान जरूरत के अनुसार अपना अलग अलग आकार का चुंबक बनाता है, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछ दे कि भाई प्राकृतिक चुंबक को क्यों यूज नहीं किया गया और कृत्रिम को क्यों यूज किया गया, तो जो मैंने बताया वो बता दीजिएगा कि प्राकृतिक का जो आकार होता है वो रेगुलर नहीं होता, फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता है, और हम लोग को कृत्रिम में जैसा आकार चाहे वैसा बना सकते हैं। और भी अंतर है कि जो हमारा प्राकृतिक होता है स्टूडेंट जी, वो प्राकृतिक जो होता है हमारा, उसका उतना मजबूती नहीं होता, कृत्रिम का बहुत ज्यादा मजबूती होता है, ठीक है। चलिए, आप चाहे रहे तो इस पेज को ना रोक रोक के वीडियो को लिख सकते हैं, या अंतिम में मैं दिखा दूंगा पेज, वहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग का जो भी है ना, जैसे टेलीग्राम हो गया या व्हाट्सएप चैनल हो गया या व्हाट्सएप का जो नंबर दिया, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। एग्जाम के लिए ना पूरा हेल्प करूंगा, जो भी चीज आपको चाहिए ना सब चीज हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट को कोई समस्या ना हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक के बीच अंतर क्या क्या होता है जरा ये देख लीजिए, आपको पता भी। देखिए, कृत्रिम चुंबक मानव निर्मित होते हैं, लेकिन प्राकृतिक चुंबक वो होते हैं जो स्वतः रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं। फिर अगला, कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबकों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। कृत्रिम बनाते हैं हम लोग फैक्ट्री में तो ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है, मजबूत होते हैं। लेकिन प्राकृतिक चुंबकों की चुंबकीय शक्ति आमतौर पर कम होती है। आगे, कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकृतियों और आकारों में बनाए जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक चुंबक का आकार अनियमित या कुछ निश्चित या विशिष्ट आकार का होता है, ठीक है, अनियमित होता है या फिर उतना ज्यादा आकार में पाया नहीं जाता है। अगला, कृत्रिम चुंबक किसी भी स्थान पर या किसी भी समय उपलब्ध होते हैं। अब कृत्रिम चुंबक चाहिए तो दुकान से खरीद के ले आइए, आपको उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक चुंबक हर जगह पे नहीं मिलते हैं। जहां पे चुंबक का जो पत्थर है वो पाया जाएगा वही मिलेगा। अगला देखिए, दंड चुंबक, यू आकार का चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, ये सब कृत्रिम चुंबक के उदाहरण है। और जो हमारा प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है वो चुंबक पत्थर या मैग्नेटाइट, ये सब प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, तो चुंबक के बारे में क्लियर हो गया। अब सुनिए, कुछ बात जानते हैं। चुंबक को अगर देखिएगा तो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचता है। खींचता है का अर्थ ये हो गया स्टूडेंट जी कि आकर्षित करता है। अगर चुंबक को आप देखेंगे तो चुंबकीय पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है या अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है, तो उन्हीं पदार्थों को हम लोग चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो वो पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये सब, ठीक है, क्योंकि इनसे बनी वस्तुएं चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाती है। अच्छा, एक चीज और, इसी चुंबकीय पदार्थ के जरिए भी को भी चुंबक में बदला जाता है, वही देखिए लिखा हुआ है। इसके अलावा चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ को चुंबक में बदला जाता है, ठीक है। तो एक हो गया प्राकृतिक चुंबक, एक हो गया स्टूडेंट जी कृत्रिम चुंबक। अब जो कृत्रिम चुंबक हुआ जिसको हम लोग बना रहे हैं, ये भी दो तरह का होता है। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, जिसे बोलते हैं स्थायी चुंबक। जो चुंबक बन गया तो बन गया, अब वो स्थायी हो गया, वो नहीं बदला जा सकता। जैसे कि लाउड स्पीकर से जो ब्लैक वाला निकलता है वो क्या होता है, वो स्थायी चुंबक ही होता है, परमानेंट ही होता है ना। अब जितने का बन गया सो बन गया, ना उसका आकार बदलाएगा, ना चुंबक की मजबूती बदलाएगी, ना कुछ। और एक और कृत्रिम चुंबक होता है विद्युत चुंबक।
उसमें क्या करते हैं कि हम लोग करंट बहा के उसको चुंबक के भांति व्यवहार करवाते हैं। इससे क्या होगा कि जब उसमें करंट बहेगा और चुंबक के भांति वो व्यवहार करेगा, तो जितना ज्यादा करंट बहाएंगे उतना मजबूत वो चुंबक बनेगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा उसका फायदा ये हो गया कि अगर अभी हम करंट इधर बहा रहे हैं, तो मान लीजिए इधर उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिण ध्रुव है चुंबक का। अब करंट हम इधर उल्टा डायरेक्शन में बहा देंगे तो इधर उत्तरी हो जाएगा, इधर दक्षिण होगा, यानी हम चुंबक का ध्रुव भी बदल सकते हैं विद्युत चुंबक में। तो वही हमको पढ़ना विद्युत चुंबक, इसमें करंट के जरिए बहाते हैं, बनाते हैं चुंबक। जैसे आप लोग लास्ट क्लास में हमसे पढ़े नहीं थे परिनालिका के बारे में, पिछला चैप्टर का ओवन शॉट जब किए होंगे तो परिनालिका के बारे में पढ़े होंगे कि हम क्या करते हैं इसमें, कि ऐसे करके तार लपेट देते हैं। तार लपेट देने से ये चुंबक के भांति काम करता है, और जिस सिरा पर करंट घड़ी के विपरीत दिशा में बहता है वो उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल का काम करता है, और जिस सिरा पर घड़ी के दिशा में बहता है वो हमारा साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव का काम करता है। ये तो हम आपको लास्ट क्लास में बढ़िया से बता दिए थे, है ना। तो विद्युत चुंबक में होता तो यही चीज है, तार के लपेटवे। लेकिन जानते हैं यहाँ क्या करते हैं, यहाँ ना कच्चा लोहा होता है ना, उसके ऊपर हम तार लपेटते हैं। कच्चा लोहा, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन के पास गुण होगा ना कि देखिए करंट बहेगा तो करंट तो चुंबक के भांति काम करवे करेगा, और अंदर जो कच्चा लोहा है वो भी मजबूत चुंबक के भांति काम करने लगेगा, तो और ज्यादा मजबूत चुंबक बन जाएगा ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक जो होता है स्टूडेंट जी, वो धारा के जरिए करंट बनवाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। रुकिए पहले मैं साफ कर रहा हूं। ये नरम लोहे का क्रोड है, ये उसी के ऊपर तार लपेटे हैं। यहां है नरम लोहे का क्रोड। तो ये नरम लोहे का क्रोड है स्टूडेंट जी, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इन कॉपर वायर की कुंडली है स्टूडेंट जी। देखिए ये हमारा है तांबे के तार की कुंडली। तांबे के तार की कुंडली। इसी के ऊपर मैंने क्या किया है, तार को ऐसे लपेटा। ये देखिए इसी के ऊपर मैंने ऐसे तार को ऐसे लपेट दिया, ऐसे करके। ये नरम लोहा है, एक सेकंड रुकिए स्टूडेंट जी, नरम लोहा है, इसके ऊपर मैंने तार को ऐसे, ये नरम लोहा है, ओके ना, और इसी नरम लोहा के ऊपर मैंने तार को लपेटा। देखिए नरम लोहा है, सॉफ्ट आयरन है, और सॉफ्ट आयरन के ऊपर मैंने क्या किया है, वायर को ऐसे, करंट वाले तार को इस तरह से लपेट दिया है। देखिए इस तरह से देख रहे हैं आप, तो तार को लपेट दिया, तो ये बन गया हमारा विद्युत चुंबक। अब इसका फायदा क्या है कि जितना ज्यादा करंट बहाएंगे उतना ही ये मजबूत चुंबक का काम करेगा। करंट और ज्यादा बढ़ा देंगे तो और मजबूत चुंबक का ये काम करेगा। तो ये बन गया हमारा विद्युत चुंबक। करंट की दिशा बदल देंगे तो जो दक्षिणी था वो उत्तरी का काम करने लगेगा, और जो उत्तरी ध्रुव था वो दक्षिणी का काम करने लगेगा। तो जरूरत के अनुसार इसका हम क्या कर सकते हैं, ध्रुव को भी बढ़ा सकते हैं, मजबूती को। ध्रुव जो उत्तर दक्षिण था वो दक्षिण उत्तर कर सकते हैं। साथ साथ में अगर करंट बंद कर देंगे तो ये आपका काम करना बंद कर देगा चुंबक की भांति। तो ये भी फायदा है कि जरूरत पड़ेगा तो चुंबक की तरह का व्यवहार करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा छोड़ देंगे, ठीक है। तो विद्युत चुंबक में देखिए कि विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी नहीं, अस्थायी है, मतलब कि चुंबक की तरह काम करेगा तभी जब करंट बहाएंगे, करंट नहीं बहाएंगे तो चुंबक की तरह काम नहीं करेगा, यानी यह अस्थायी है। इसे बनाने के लिए नरम लोहे के ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार को एक बेलनाकार कुंडली के रूप में लपेट दिया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है और यह चुंबक के भांति व्यवहार करता है। विद्युत चुंबक का वह सिरा जिस पर विद्युत धारा की दिशा वामावर्त होती है, मैंने बताया था जिस सिरा पर वामावर्त होगा और वह उत्तरी ध्रुव का काम करेगा। देखिए
है ना, और वह उत्तरी ध्रुव के रूप में कार्य करता है, और वह सिरा जिस पर विद्युत धारा दक्षिणावर्त दिशा में होती है दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करता है। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव, अब देखिए जैसे ही मैंने बोल दिया उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो आपके समझ में आना चाहिए कि चुंबकीय ध्रुव क्या होता है। चुंबक के पास दो ध्रुव होता है, उत्तरी और दक्षिणी, तो जानते हैं स्टूडेंट जी, कोई भी चुंबक उठाइएगा ना, तो चुंबक का जो सबसे ज्यादा मजबूत इलाका रहेगा, मजबूत क्षेत्र रहेगा, ये चुंबक के किनारवा रहेगा, किनारवा, और यही किनारा कहलाता है चुंबकीय ध्रुव। किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होता है, उत्तरी और दक्षिणी। ये देखिए यहां सबसे गढ़ा रहेगा चुंबकीय बल रेखा। जो चुंबकीय बल रेखा लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, या लास्ट चैप्टर के 1 शॉट में, चौथा चैप्टर का, तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा गढ़ा यहां पे रहता है, चुंबकीय बल रेखा रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा यहां मजबूत चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और इसीलिए इसको ध्रुव भी बोलते हैं। तो चुंबकीय ध्रुव की बात करें तो यह चुंबक के प्रत्येक सिरे पर वह जगह होता है जहां बाहरी चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत होता है। यानी कि जो चुंबक का सिरा हो गया नॉर्थ पोल, या चुंबक का सिरा हो गया साउथ पोल, तो यहां पर का वो जगह होता है जहां पे सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, यहीं पे स्टूडेंट जी देख रहे हैं। ठीक है, अब एक दो बात और जान लीजिए कि जो दंड चुंबक होता है ना, बार मैग्नेट सीधा वाला, तो एक्चुअली हम लोग क्या सोचेंगे कि अगर हमारे पास कोई चुंबक ऐसे है, तो ये किनारा पे नॉर्थ पोल होगा, उत्तरी ध्रुव, और इस किनारा पे होगा दक्षिणी ध्रुव, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या ना कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, चुंबक के थोड़ा अंदर अंदर होता है। तो ये जो दोनों ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है स्टूडेंट जी, इसे कहा जाता है ज्यामितीय लंबाई, इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल लेंथ, मैग्नेट का ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, और दोनों ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं चुंबकीय लंबाई। मैंने क्या बोला, उल्टा बोल दिया क्या? मैंने बोला चुंबक की जो वास्तविक लंबाई होता है, वास्तविक लंबाई, उसे बोलते हैं ज्यामितीय लंबाई, ज्योमेट्रिकल लेंथ। और चुंबक का जो दोनों ध्रुव है ना, उसके बीच की जो दूरी होती है, दोनों ध्रुवों के बीच, उसको बोलते हैं चुंबकीय लंबाई। और आप ही बताइए कि चुंबकीय लंबाई बड़ा होगा या ज्यामितीय लंबाई बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात, ज्यामितीय लंबाई बड़ा होगा, ये टोटल चुंबक की लंबाई को बोलते हैं, और चुंबकीय लंबाई छोटा होगा क्योंकि ध्रुव थोड़ा अंदर अंदर में रहता है ना। तो होता क्या है कि जो चुंबकीय लंबाई होता है, ये ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना होता है। अब इसी को एग्जाम में घुमा के ये पूछ देगा कि ज्यामितीय लंबाई क्या होता है, तो ज्यामितीय लंबाई निकालेंगे तो गुना होके 6/5 गुना हो जाएगा। 6/5 गुना LM। तो ये चीज ध्यान रखिएगा अच्छे से, कई बार पूछ लेता है कि LM बराबर तो 5/6 LG, और LG बराबर कहेगा तो 6/5 LM। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा एग्जाम में ना, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग कर देता है कई बार, सिर्फ आंख बंद के रखना, आंख बंद करके नहीं रखना। ठीक है, चलिए, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपसे कोई पूछे कि क्या होता है ज्यामितीय लंबाई, जो चुंबक का वास्तविक लंबाई ज्यामितीय लंबाई, और चुंबक का जो दोनों ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय लंबाई। आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा, है ना स्टूडेंट जी। चलिए, समझ में आ गया तो अच्छी चीज, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ओके, अब हमें पढ़ना है चुंबक का गुण, मैग्नेट का प्रॉपर्टी। देखिए, सबसे पहला तो चुंबक का गुण जो कि दुनिया के हर एक स्टूडेंट जानते हैं कि सेम ध्रुव जो होता है, जैसे उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, किसी चुंबक का इधर उत्तरी ध्रुव और इधर भी उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को विकर्षित करेगा। ये सारे स्टूडेंट जी को पता है कि दो उत्तरी ध्रुव होता है, तो ये उत्तरी ध्रुव इसे विकर्षित करेगा और ये उत्तरी ध्रुव इसे विकर्षित करेगा। तो दो नॉर्थ पोल एक दूसरे को विकर्षित करता है। ओके स्टूडेंट जी, समझ में आ गया। और वैसे ही अगर बात करें साउथ पोल और साउथ पोल का, तो दो साउथ पोल यानी दो दक्षिणी ध्रुव भी एक दूसरे को विकर्षित करेगा। एक समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करता है। ये वाला साउथ इसको कहेगा, ये साउथ इसको कहेगा जो हमरा से दूर जो, और ये वाला साउथ इसको कहेगा जो हमरा से दूर जो बात ना करते हैं। तो समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करता है। लेकिन अगर विपरीत ध्रुव, एक नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव और एक साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव, तो दोनों विकर्षित करने के बजाय छात्र जी एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा गुण पहला हो गया। दूसरा देखिए कि जानते हैं जब भी कोई चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका देंगे, जब भी तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। आप पूरब पश्चिम कर भी देंगे धागा में लटका के, तो छोड़ भी देंगे पूरब पश्चिम करके, तो कुछ देर बाद ये ऐसे हिलते 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 ऐसे टम 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 होते होते हिलते 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 तो उत्तर दक्षिणी हो जाएगा। पूरब पश्चिम नहीं रहेगा, वो उत्तर दक्षिणी उसको होना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये गुण होता है कि
जब भी कोई चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। ये पृथ्वी के कारण होता है, बताएंगे आगे, ठीक है। जो ध्रुव उत्तर दिशा की ओर होता है वो उत्तरी ध्रुव कहते हैं, या यूं बोले कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर रुकता है और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की रुकता है। मतलब ये हो गया स्टूडेंट जी कि अगर मान के चलिए ऐसे करके किसी चुंबक को हम लटका दिए ऐसे करके, तो ऐसे लटका देंगे तो इससे क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे लटका देने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जानते हैं क्या हो जाएगा कि चुंबक का जो ये उत्तरी ध्रुव है एन नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव है साउथ साउथ पोल, ठीक है। तो ये उत्तरी ध्रुव रहेगा उत्तर दिशा की ओर। उत्तरी ध्रुव जो रुकता है हमेशा उत्तर दिशा में रुकता है स्टूडेंट जी, उत्तर दिशा में। और दक्षिणी ध्रुव जो रुकता है साउथ पोल, ये रुकता है स्टूडेंट जी दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में, समझ गए। एक उत्तर दिशा में रुकता है, एक दक्षिण दिशा में रुकता है। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चुंबक का पहला गुण हो गया। दूसरा गुण, अच्छा यहां पे एक चीज जरा देखिए, ये जो उत्तर ध्रुव है ये उत्तर दिशा में क्यों रुक रहा है? गड़बड़ नहीं लग रहा है हमको? तो गड़बड़ दिख रहा है कि उत्तर ध्रुव को तो दक्षिण की ओर रुकना चाहिए, उत्तर उत्तर में तो विकर्षण होता है, और दक्षिण को तो उत्तर की ओर। देखिए उत्तर को दक्षिण की ओर, दक्षिण को उत्तर की ओर रुकना चाहिए। नॉर्थ पोल को साउथ दिशा में, साउथ को नॉर्थ में, लेकिन ये तो उल्टा रुकता है। क्यों उल्टा नहीं रुक रहा है, सीधा रुक रहा है? पता है क्यों? मैं बताता हूं क्यों। एक्चुअली में क्या है ना छात्र जी, कि ये मैं बोल रहा हूं उत्तर दिशा, पृथ्वी का उत्तर दिशा, तो पृथ्वी भी अपने आप में एक चुंबक की तरह काम करता है। और पृथ्वी के चुंबक का जिधर उत्तर दिशा होता है ना स्टूडेंट जी, एक्चुअली में उधर दक्षिणी ध्रुव होता है। पृथ्वी भी एक चुंबक है, तो पृथ्वी के खुद के चुंबक का उत्तर दिशा में दक्षिणी ध्रुव होता है। पृथ्वी के चुंबक के इधर दक्षिणी ध्रुव है और दक्षिण दिशा में उत्तरी ध्रुव होता है। तो देखिए उत्तरी ध्रुव रुक गया दक्षिण ध्रुव की ओर और दक्षिण ध्रुव रुक गया उत्तरी ध्रुव की ओर। इधर उत्तरी ध्रुव हम आगे पढ़ाएंगे, अभी तो बस इतना याद रखिएगा कि उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर रुकता है, ना कि उत्तर ध्रुव। उत्तर ध्रुव इधर नहीं है पृथ्वी के चुंबक का, उत्तर दिशा में दक्षिण ध्रुव होता है पृथ्वी के चुंबक का। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। इसके बाद तीसरा नंबर, कि जब चुंबक लोहा, स्टील, कोबाल्ट, निकल आदि जैसे चुंबकीय पदार्थों से आकर्षित कर सकता है, ठीक है। एक चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट को आकर्षित कर सकता है। अगला चुंबक के, अच्छा ये देखिए चौथा नंबर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। चौथा नंबर क्या पूछता है समझिएगा, कि चुंबक के दो ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। दो पोल को ना, चुंबक के दो ध्रुव को, दो पोल को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता स्टूडेंट जी। इसका मतलब है कि एक विलगित चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। मतलब कि कभी भी ना किसी चुंबक में ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को अलग कर ही नहीं सकते। अगर तोड़ भी देंगे चुंबक को तो एक के साथ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, मैं बता देता हूं क्या। जैसे हमारे पास कोई चुंबक है, ऐसे देखिए कोई चुंबक है, ठीक है। चुंबक में दो ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर इसे काट भी देंगे, आप सोचेंगे कि चलिए इसे काट देते हैं, तो काट भी देंगे, तो काटने से अगर चुंबक दो भाग में बटेगा तो क्या होगा कि इधर नॉर्थ था ना तो इधर साउथ उत्पन्न होगा, और काट देंगे तो इधर छोटा सा नॉर्थ है तो इधर साउथ उत्पन्न होगा। मतलब चुंबक के दोनों ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी को आप अलग कर ही नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। अगर चुंबक को तोड़ते 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 इलेक्ट्रॉनों जितना भी छोटा कर दीजिएगा ना, तो भी उसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव साथ साथ रहेगा, अलग होवे नहीं करता, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि विलगित मतलब अलग अलग चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं होता, ठीक है। अगला, चुंबक के दोनों ध्रुव की चुंबकीय शक्ति बराबर होती है। ऐसा नहीं कि चुंबक है, इसका दो ध्रुव होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसका अलग मजबूती चुंबकीय शक्ति हो गया, इसका अलग नहीं, दोनों का सेम रहेगा हमेशा। हाँ, कोई दूसरा चुंबक है उसका अलग हो सकता है, कोई दूसरा मैग्नेट है तो उसका तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या चुंबकीय शक्ति या ध्रुव प्रबलता अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी एक मैग्नेट का दोनों ध्रुव की मजबूती सेम होती है, ठीक है। चलिए समझ में आई ये बातें स्टूडेंट जी आप लोगों को अच्छे से, आपको अच्छे से आइडिया लगा? ऐसे ही ना जो मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने बताया विलग कभी नहीं हो सकता, तो ये सब पे क्वेश्चन बहुत पूछता है बोर्ड में। ओके चलिए, कुछ गुण और है इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे लास्ट में एक टॉपिक है, इसी गुण का ही पार्ट है, प्रॉपर्टी का ही पार्ट बोल सकते हैं, चुंबकीय प्रेरण, या टॉपिक भी समझ सकते हैं चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर 1 में आपने प्रेरण का नाम सुना था, विद्युतीय प्रेरण। क्या था कि अगर कोई आवेशित चालक है पहले से,
उसके नजदीक में कोई उदासीन चालक यानी आवेशित नहीं, इसको जब रखेंगे तो ये भी अपने आप में आवेश की तरह काम करने लगता है। याद करिए, और ये प्लस के कारण इधर माइनस जमा होता था और इधर प्लस जमा होता था। चुंबकीय प्रेरण भी कुछ ऐसा ही है स्टूडेंट जी। ये क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपके पास कोई चुंबक है, ओके, ये मान लीजिए आपके पास कोई चुंबक है छात्र जी, ठीक है। चलिए देखिए, तो मान लीजिए स्टूडेंट जी कि आपके पास कोई चुंबक है। अब इस चुंबक में दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल, ठीक है, और एक दक्षिणी ध्रुव है साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल है और एक हमारा साउथ पोल है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इस चुंबक के नजदीक में कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ रखेंगे ना, जैसे लोहा वगैरह, तो लोहा भी कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद ना चुंबक के भांति व्यवहार करने लगेगा। ये चुंबक नहीं है, लोहा है, चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन चुंबकवा के नजदीक में रखेंगे तो ये चुंबक के भांति व्यवहार करने लगेगा। अब व्यवहार में भी ऐसा व्यवहार करेगा कि जैसे दक्षिणी ध्रुव के नजदीक रखे हैं तो ये नजदीक वाला सिरा उत्तरी का काम करेगा, दूर वाला दक्षिणी का। जैसे आवेश में नहीं हुआ था, प्लस माइनस को खींच लिया तो प्लस के नजदीक में माइनस और प्लस चला गया दूर में, और वैसे ही साउथ के नजदीक में नॉर्थ, साउथ चला जाएगा दूर में। ये देखिए, इधर भी रख देंगे, इधर रखेंगे तो नॉर्थ के कारण इधर साउथ, इधर नॉर्थ, ऐसे उत्पन्न होगा। तो यही कहलाता है मेरे स्टूडेंट जी चुंबकीय प्रेरण, यानी चुंबक के कारण प्रेरणा होना। ये चुंबक नहीं, लेकिन चुंबक के नजदीक में आके प्रेरित होकर चुंबक की भांति काम करने लगे। देखिए, यदि किसी शक्तिशाली चुंबक का कोई ध्रुव चुंबकीय पदार्थ के छड़ के पास लाया जाता है तो वह छड़ स्वयं एक चुंबक बन जाती है। जो छड़ है स्वयं एक चुंबक बन जाती है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, तथा छड़ के द्वारा चुंबकत्व प्राप्त करने की क्रिया चुंबकन कहलाती है। यह चुंबकन क्रिया कहलाता है। छड़ के उस सिरे पर जो चुंबक के ध्रुव के समीप है विजातीय ध्रुव उत्पन्न होता है। विजातीय मतलब उल्टा, साउथ है तो इधर नॉर्थ उत्पन्न होगा, ठीक है, जबकि दूसरे सिरे पर सजातीय, साउथ के नजदीक में साउथ उत्पन्न होगा, दक्षिणी के नजदीक में दक्षिणी, ठीक है। और चुंबक हटा देने पर छड़ अपना चुंबकीय तो खो देगा। जैसे चुंबक को हटा देंगे तो कुदरत के बाद इसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। ओके, अब आते हैं चुंबकत्व में कुलम्ब का नियम, फिर चुंबकीय द्विध्रुव देखेंगे। देखिए कुलम्ब का नियम क्या होता है। कुलम्ब का नियम आवेश में पढ़े हैं ना, कि दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होगा, उसके बीच का जो दूरी है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऐसा ही होता है चुंबकत्व में भी कुलम्ब का नियम। जैसे मान के चलिए कोई चुंबक का दो ध्रुव है, एक ध्रुव है उसकी प्रबलता, ध्रुव की प्रबलता मतलब ध्रुव की मजबूती M1 है, और दूसरा जो चुंबक है उसका ध्रुव का प्रबलता M2, और दोनों को मान लीजिए R दूरी पर रखा गया है। जैसे आवेश Q1 Q2 को नहीं रखते थे चैप्टर 1 में कि Q1 आवेश Q2 आवेश को R दूरी पर रखते थे, सेम यहाँ एक का ध्रुव प्रबलता M1 है, एक ध्रुव का, दूसरे चुंबक का ध्रुव प्रबलता M2 है, R दूरी पर रखा गया है। तो क्या होता था चैप्टर 1 में कि इन दोनों के बीच जो बल लगेगा ये आवेश का गुना Q1 Q2 का समानुपाती होगा, और उनके बीच का जो दूरी है उसके स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही होता था ना, सेम चीज यहां भी होगा कि इनके बीच का जो बल होगा ये ध्रुव प्रबलता यानी M1 M2 का समानुपाती होगा, और उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। हाँ, कुलम्ब के नियम में जब बराबर यहाँ आता था तो कांस्टेंट के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आती थी, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ था। यहाँ बराबर आएगा तो यहाँ आ जाएगा μ0/4 पाई, जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होगी। मतलब उसी से मिलता जुलता ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि चुंबकत्व में कुलम्ब के नियम के अनुसार दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल ध्रुव के प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा ध्रुवों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे M1 M2 R दूरी पर रखा हुआ है तो जो बल लगेगा M1 M2 का समानुपाती और उसके वर्ग R² का व्युत्क्रमानुपाती, बराबर करेंगे 1/4 पाई ऐसे करके, और इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, ठीक है। और वैसे गॉस प्रमेय भी यहाँ होता भी नहीं है, आगे पढ़ना हो शायद होगा। अब पढ़ना सुनिए चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डायपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़े थे ना चैप्टर 1-2 में, क्या था इलेक्ट्रिक डायपोल? जितने मजबूती का माइनस आवेश उतने मजबूती का प्लस आवेश, यानी जितने वैल्यू का निगेटिव उतने वैल्यू के पॉजिटिव को कुछ दूरी पर रखते थे तो उसको बोलते थे विद्युतीय द्विध्रुव, ठीक है। यहां आवेश न रख के चुंबक का ध्रुव रखेंगे मजबूती से, यानी जितने मजबूती का दक्षिणी ध्रुव उतने ही मजबूती का उत्तरी ध्रुव जब कुछ दूरी पर रखेंगे तो जो बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डायपोल।
इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल चैप्टर 1-2 में, है ना। ये होगा मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। और एक मजे की बात बताता हूं कि जानते हैं दुनिया का कोई भी चुंबक आप ले लीजिए, कोई भी चुंबक ले लीजिए दुनिया का, कोई भी चुंबक, हर एक चुंबक अपने आप में चुंबकीय द्विध्रुव है। क्योंकि कोई भी चुंबक को अगर लीजिएगा तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो दोनों मिलना है, साथ ही साथ रहता है। एक चुंबक ऐसे ले लिए तो इसमें दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों रहेगा, तो आप, और दोनों की मजबूती भी सेम होती है। किसी भी एक चुंबक का तो दोनों ध्रुव अपने आप में सेम मजबूती का होता है। तो सोचिए आप ही कि दोनों का मजबूती भी सेम, दोनों का प्रकृति भी विपरीत, साउथ और नॉर्थ का, तो ये अपने आप में चुंबकीय द्विध्रुव कहला जाएगा। तो हर एक चुंबक अपने आप में चुंबकीय द्विध्रुव है, क्योंकि साउथ नॉर्थ सेम साथ रहता है और सेम मजबूती भी है। तो अपोजिट भी हो गया, उल्टा भी हो गया, दोनों, एक साउथ का एक नॉर्थ का, और मजबूती भी सेम हो गया, तो द्विध्रुव कहलाएगा, ठीक है। और वैसे ही किसी लूप में जब करंट बहाते हैं ना, जैसे कल नहीं पढ़े थे वृत्ताकार लूप में धारा बहाते हैं, तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। याद करिए, ऐसे घुसेगा इधर से चुंबकीय बल रेखा और इस पर निकलेगा। तो ये लूप भी अपने आप में चुंबकीय द्विध्रुव का ही काम करता है। ये भी दोनों, ये भी और कोई चुंबक भी, क्योंकि इसमें भी दो सतह होगा। कोई लूप लीजिएगा तो किधर से सतह आएगा, उधर से सतह होगा। और तार को ऐसे मोड़ के गोल बना दीजिए तो किधर से सतह होगा, किधर से सतह होगा। तो ये भी अपने आप में चुंबकीय द्विध्रुव का ही काम करता है। और कल के क्लास में बताए भी थे कि रेक्टेंगुलर लूप जब रहेगा या कोई भी लूप, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण करंट इनटू एरिया के बराबर होता है। हालांकि अभी सबके बारे में बताते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव समझ में आ गया कि जितने का नॉर्थ पोल उतने के साउथ पोल को बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव। चाहे तो यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे वहां चैप्टर 1 में होता था विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होता था कि जितने का माइनस उतने का प्लस जब कुछ दूरी पर रखते थे, तो कोई भी एक आवेश ले लीजिए दोनों में और उसके बीच का दूरी ले लीजिए। तो कोई भी एक आवेश ले लीजिए, उसके बीच का दूरी से गुना कर दीजिए, तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं विद्युतीय सॉरी, इसको तो बोलते हैं विद्युतीय द्विध्रुव। और आवेश इंटू दूरी करेंगे, इसी को बोलते हैं विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और वैसे ही स्टूडेंट जी, अगर कोई चुंबक है तो अपने आप में चुंबकीय द्विध्रुव का काम करेगा, इसका चुंबकीय द्विध्रुव का काम करेगा इसका, और इसका जो आघूर्ण होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों में से किसी ध्रुव का मजबूती ले लीजिए स्मॉल m और उनके बीच के दूरी से गुना कर दीजिए। जैसे यहां पे आवेश इंटू दूरी, यहां पे ध्रुव की मजबूती इंटू दूरी कर लीजिए। यह कहलाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आ रहा है कुछ कुछ मैं क्या बोलूं। वैसे ही देखिए, विद्युतीय द्विध्रुव अपने आप में एक सदिश राशि था जिसका दिशा तक किधर से किधर, निगेटिव से पॉजिटिव, इन्हें तो दिखाते थे, पी से दिखाते थे, इसको देखिए निगेटिव से पॉजिटिव, याद करिए। और वैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि, इसका दक्षिणी से उत्तरी होगा। मतलब माइनस का काम करेगा दक्षिणी और प्लस का काम करेगा उत्तरी, उसी के जैसा मिल जाएगा। ये भी सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक था आवेश का कूलम, दूरी का मीटर तो कूलम मीटर। इसका ऐसा मात्रक निकालेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, तो ध्रुव की प्रबलता का होता है एम्पियर मीटर। ध्रुव का जो मजबूती है, सामर्थ्य, ताकत, उसका एम्पियर मीटर, और दूरी का मीटर, तो गुना होकर क्या हो जाएगा दोनों, एम्पियर मीटर उसका, इसका यूनिट होगा। ये सबसे बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछता है। चलिए डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, तो मैंने जैसा कि कहा आपको कि जितने मजबूती का नॉर्थ उतने ही मजबूती का साउथ पोल जब होगा, देखिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट जी चुंबकीय द्विध्रुव। ये हमारा साउथ, ये हमारा नॉर्थ। हाँ, दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है स्टूडेंट जी, दोनों को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को हम लोग अक्षीय रेखा बोलते हैं, जैसा वहां बोलते थे। दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्षीय रेखा बोलते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे वहां बोलते थे। और इसका लंबवत रेखा को स्टूडेंट जी हम लोग निरक्षीय रेखा बोलते हैं, जैसा कि वहां बोलते थे। ओके, चलिए, तो ये हमारा अक्षीय रेखा हो गया, अक्षीय रेखा, और ये हो गया निरक्षीय रेखा। ये देखिए, वहां भी सेम चीज होता था। ओके, उसके बाद दिशा की बात करूं तो देखिए, समझिएगा इस चीज को, दिशा की बात करूं तो
तो दिशा में क्या था कि साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर हमारा होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। एम से दिखाएंगे इसको, एम से, एम वेक्टर देखिए साउथ से नॉर्थ की ओर है ना, वहां निगेटिव से पॉजिटिव होता था चार्ज वाले में। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान किसी भी ध्रुव की प्रबलता, कोई भी एक प्रबलता लीजिए, तथा चुंबक की चुंबकीय लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी ध्रुव का प्रबलता ले लीजिए और चुंबक के चुंबकीय लंबाई ले लीजिए, जो चुंबक का लंबाई यानी साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का जो दूरी है वो ले लीजिए, उसका गुना कर दीजिए, उसके बराबर होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है तथा इसकी दिशा दक्षिणी से उत्तरी होती है। दक्षिण से उत्तर मैंने बनाया देखिए, और मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यहां मैं लिखता हूं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, इसका जो मान होगा स्टूडेंट जी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसका जो मान होगा वो होगा हमारा ध्रुव प्रबलता गुना दूरी, ध्रुव प्रबलता गुना चुंबकीय दूरी, ठीक है। यानी कैपिटल एम की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एम, ध्रुव प्रबलता को स्मॉल एम से उनके बीच की दूरी, मात्रक हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, अब आपको ये सब पेज हम अंतिम में दिखा देंगे। अब देखिए थोड़ा सा ना, जैसे चैप्टर 1 में या 2 में पढ़ना होता था कि काम कितना करना पड़ेगा घुमाने पे, या फिर आप पढ़े होंगे कि कितना बल होगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, सब यहाँ लिखा हुआ है। देखिए चैप्टर 1 की तरह, अगर चैप्टर 1 पढ़े होंगे तो ये भी समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। क्या कि अगर हमारे पास कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, जो कि आप देख भी सकते हैं यहाँ है, ओके, तो इसमें 2 ध्रुव होगा स्टूडेंट जी, एक दक्षिणी ध्रुव होगा, एक उत्तरी ध्रुव होगा, और ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है, ये देखिए, है ना, और ये थीटा कोण है देखिए। तो ये दोनों को मिलाने वाली रेखा और ये थीटा कोण है, और इस जगह पे मान लीजिए कोई बिंदु P है जहां पे हमें कोई चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, कोई बिंदु P पे। तो इस द्विध्रुव के कारण जो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे आप लोग को याद होगा, मैं यहां पे बताता हूं, देखिए न्यू पेज में याद होगा कि जो हमारा विद्युतीय द्विध्रुव था माइनस प्लस वाला, तो इससे r दूरी थीटा कोण पर जो विद्युतीय क्षेत्र था वो था kp बाई r क्यूब रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां सुनते, यहां भी देखो k रहेगा, p के जगह पर, जैसे k था k, p था यहां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो p था यहां पे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण आवेश के समय, चुंबक के समय विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के जगह पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा, तो Km हो जाएगा बाई r क्यूब, और सेम चीज रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। बस अंतर ये होगा कि वहां पे K होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती थी। यहाँ पे K होगा 0/4 पाई, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷ होगी, ठीक है। अब अगर हमें अक्षीय रेखा पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो थीटा का मान 0 डिग्री कर देंगे स्टूडेंट जी, देखिए, तो थीटा 0 कर देंगे, तो यहाँ 0 पुट करिएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो cos 0 हो गया 1, 3 × 1 3, प्लस 1 4, 4 का रूट है 2, तो आ जाएगा 2Km/r। क्यों? अक्षीय रेखा पे ये जो फॉर्मूला निकला ना, ये जनरल फॉर्मूला निकला है, या ये वाला बोलिए, ये वाला जनरल फॉर्मूला निकला है चुंबकीय क्षेत्र B का, Km/r की रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इधर जो पेज हम दिखाए हैं उसमें K को K नहीं लिखा है, 1/4 पाई लिखा है, देखिए K, ये K हो गया, M/r क्यू रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। वहीं अगर अक्षीय रेखा पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो अक्षीय रेखा पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए इस फॉर्मूला में थीटा का मान 0 रखेंगे, तो यहां जो B का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2Km/r क्यू। अब ये मत कहिएगा सर K क्या है, K यहाँ पे 0/4 पाई है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती थी, ओके। और वहीं निरक्षीय रेखा पे चुंबकीय क्षेत्र, यहां पूछेगा कि यहां कितना होगा, कुछ नहीं, थीटा की वैल्यू यहाँ 90 कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू जब यहाँ 90 करेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 + 1 का रूट हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, Km/r क्यू। ये K हुआ M/r क्यू, है ना, Km/r क्यू आएगा, तो यहाँ पे B आ जाएगा Km/r क्यू। बिल्कुल वैसे ही चैप्टर 1 में भी होता था, पढ़े होंगे तो अच्छा से याद आएगा, वहाँ 2Kp/r क्यू, वहाँ M के जगह पर बस P आता था बस, ठीक है। हाँ, ये भी चीज पता होगा कि अक्षीय रेखा पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इधर होता है, इधर मतलब किधर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में,
और निरक्षीय रेखा पे जो चुंबकीय क्षेत्र आया था वो इधर आया था स्टूडेंट जी, इधर। इधर मतलब किधर बताइए, एक सेकेंड, हाँ इधर मतलब किधर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के उल्टा दिशा में, ये देखिए इधर इधर। समझ में आ गई चीजें, मैंने क्या बोल दिया, वही लिखा हो, अक्षीय रेखा पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में होती है, लेकिन निरक्षीय रेखा पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। ओके, चलिए अगला है बल आघूर्ण कार्य और ऊर्जा, कि जैसे चुंबकीय द्विध्रुव को अगर θ1 से θ2 कोण तक हम घुमाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा या कितना बल आघूर्ण यानी टॉर्क लगेगा। तो वहां पे टॉर्क होता था स्टूडेंट जी P क्रॉस E। चैप्टर 1 में जो टॉर्क पढ़े थे वो P क्रॉस E, टॉर्क मतलब बल आघूर्ण। तो यहां जो टॉर्क होगा, जो P है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसके जगह पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M, और E के जगह पर B स्टूडेंट जी, M क्रॉस B यहां आ जाएगा, क्या आ जाएगा, M क्रॉस B के बराबर। देख लीजिए यहां पे टॉर्क θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया काम। तो वहां जो वर्डन का फॉर्मूला होता था PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहां जो काम होगा वो होगा MB P के जगह पर M, E के जगह पर B, MB cos θ1 माइनस cos θ2। ये देख लीजिए, तो यहां काम का फॉर्मूला हो जाएगा MB cos θ1 माइनस cos θ2। यहां देखिए, और वहां पे ऊर्जा होता था माइनस P डॉट E, तो यहां हो जाएगा माइनस M डॉट B। मतलब कि E जो था ना इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र, उसके जगह पे यहां चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, और जो वहां था P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या फिर बोलिए तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसके जगह पे यहां M आ जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो स्थितिज ऊर्जा बच्चा जी माइनस M डॉट B या माइनस MB cos θ होता है, ठीक है। और उसमें मैंने कहा था कि 0 डिग्री पे संतुलन की अवस्था में होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 180 डिग्री पे अस्थायी संतुलन होगा। 0 डिग्री पे अस्थायी संतुलन, 180 पे अस्थायी संतुलन। सेम यहां भी चुंबक को जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो 0 डिग्री पे अस्थायी संतुलन में रहता है और 180 पे अस्थायी संतुलन में, वो लिखा हुआ है। और एक चीज जो मैंने अभी बताया आपको कि हर एक चुंबक तो चुंबकीय द्विध्रुव का काम करवे करेगा, लेकिन किसी तार में जब करंट बहेगा किसी लूप में, वो भी अपने आप में चुंबकीय द्विध्रुव का काम करेगा, और उसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जैसे चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो वो तो हो गया ध्रुव प्रबलता इंटू दूरी। देखिए वो तो हो गया ध्रुव प्रबलता इंटू दूरी, लेकिन अगर कोई लूप में करंट बहे तो उसका होता है करंट इंटू एरिया के बराबर। देख लीजिए, करंट इंटू एरिया। समझ रहे मैंने क्या बोला, वही लिखा। अगर किसी लूप में धारा प्रवाहित होती है तो यह एक चुंबकीय द्विध्रुव के भांति काम करता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उसका करंट इंटू एरिया होता है, और अगर एन फेरा है तो एन से गुना कर देंगे, एन आइए, ठीक है। और जो परिनालिका हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, उसे छोटा छोटा दंड चुंबक के रूप में भी मान सकते हैं। परिनालिका उसको छोटे छोटे दंड चुंबक के रूप में, बस यही है। ओके, तो पहले तो एक काम करते, इसको हम साफ कर देते इस पेज को, नहीं तो रह जाएगा। चलिए, अब चुंबकत्व में गॉस का नियम क्या होता है, ये देखिए चुंबकत्व में गॉस का नियम क्या होता है स्टूडेंट जी, ठीक है। गॉस का नियम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का नियम देखे थे ना, क्या कहता था कि अगर कोई बंद सतह है चैप्टर 1 या 2 में, तो इससे जो फ्लक्स पास करेगा अंदर में बंद चार्ज बटा सोलेनॉइड होगा। तो कायदे से यहां क्या होना चाहिए चुंबकत्व में कि अगर कोई बंद सतह है तो उससे जो फ्लक्स पास करेगा, ये बंद चार्ज नहीं, बंद ध्रुव अब बटा म्यू नॉट या जो भी गुना म्यू नॉट जो भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हम आपको बोलते हैं कि चुंबक का कोई भी ध्रुव तो अलग नहीं ना हो सकता है। चुंबक को जितना भी भाग में तोड़ देंगे, आपको हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक ही साथ रहेगा। तो यहां चुंबक में क्या होता है कि उत्तरी और दक्षिणी जब एक साथ रहेगा तो नॉर्थ और साउथ एक ही साथ रहेगा, तो टोटल बंद ध्रुव तो 0 ना हो गया। जैसे आवेश में ही जितने का माइनस उतने का ही प्लस अगर बंद करते तो दोनों मिलके बंद आवेश 0 हो जाता था, और उस कारण से फ्लक्स 0 हो जाता था। तो वैसे ही अगर हम इसमें किसी मैग्नेट को बंद करेंगे तो चुंबक में तो भाई जितने का साउथ होगा उतने का नॉर्थ होगा, दोनों का मान तो एक समान होना, और दोनों का जब मान एक समान होगा तो टोटल बंद तो 0 ना ध्रुव हो जाएगा, इसलिए फ्लक्स 0 होता है। किसी भी बंद सतह से चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है यहाँ पे, वहां पे नहीं होता था 0, यहाँ पे 0 होता है। और इसी फ्लक्स को ऐसे ही बोल सकते हैं बी डॉट ए, बी डॉट डी, जैसे ई डॉट डी होता था, ई डॉट डी होता था विद्युतीय फ्लक्स चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में विद्युतीय फ्लक्स कितना था, ई ऐसे था ई डॉट ए,
लेकिन अगर बदले क्षेत्रफल या फिर विद्युत क्षेत्र जो भी, तो ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे वहीं बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन फ्लक्स हो गया, तो डायरेक्टली फ्लक्स हो गया बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो यहाँ पे चुंबकत्व में गॉस प्रमेय में यही कहा जाता है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है, ठीक है। और कई जगह पे चुंबकीय फ्लक्स नहीं लिखा रहेगा, तो लिखा रहेगा चुंबकीय क्षेत्र का सतहीय समाकलन, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सरफेस के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 होगा, वो लिखा हो। देखिए चुंबकत्व के गॉस प्रमेय के अनुसार बंद सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का सतह समाकलन हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब देखिए चुंबकत्व में गॉस के नियम के कुछ परिणाम निम्नलिखित हैं। कुछ परिणाम क्या क्या, सबसे पहला, किसी बंद सतह से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है, तो समझ में आ गया, क्योंकि अंदर में टोटल बंद ध्रुवे 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला, किसी बंद सतह से निकलने वाले से 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ ना कि जितना चुंबकीय बल रेखा घुस रहा होगा उतना ही निकल रहा होगा, मतलब कि हमेशा क्लोज लूप बना था, क्लोज लूप बनाएगा तभी जितना जाएगा उतना आएगा। वहीं कह रहा किसी बंद सतह से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस सतह में प्रवेश करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बराबर होती है, मतलब जितना घुसता है उतना बाहर निकलता है। और इससे एक और पता चलता है कि एकल चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं है, फ्लक्स 0 है, या अंदर में टोटल ध्रुव बंद है। ध्रुव बंद है मतलब जितने का साउथ है उतने का नॉर्थ है मिलके 0 हो गया। जैसे आवेश में जितने का माइनस उतने प्लस का मिलके 0 होता था, वैसे ही सेम यहाँ पे भी। ओके, तो ये पार्ट हो गया गॉस प्रमेय का। अब है चुंबकत्व का आधुनिक दृष्टिकोण, कि कोई भी चीज जो चुंबक है ना वो आखिर चुंबक है क्यों। जैसे पेन है और एक चुंबक है, तो पेन तो चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करता है, लेकिन जो चुंबक है वो तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, क्यों। तो देखिए इसके अगर हम छोटे स्तर पे जाएं समझने के लिए कि क्यों आखिर चुंबक की तरह काम करता है, तो चैप्टर 1 में जाइए। चैप्टर 1 में मैं एक चीज पढ़ाया था कि जब कोई आवेश एक समान वेग से चलता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कोई भी परमाणु तो बना हुआ इलेक्ट्रॉन से ना, आवेश से ना, और परमाणु में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे चकवा चकैया, तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो फिर कहेगा सर ये तो पेन में भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये चुंबक की तरह काम क्यों नहीं कर रहा, चुंबक की तरह काम क्यों कर रहा है। तो इसका जो परमाणु है इस तरह से अरेंज्ड है स्टूडेंट जी, इस तरह से फैला हुआ है कि एक दूसरे के चुंबकीय असर को बैलेंस कर रहा है, कैंसिल। जैसे आप समझिए कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर है, 10 न्यूटन का इधर है, तो दो सदिश समान परिमाण और विपरीत दिशा का रहेगा तो क्या होगा, बैलेंस कर लेगा, 0 हो जाएगा। तो जो भी चुंबक की तरह काम नहीं करता उसका इस तरह से परमाणु फैला हुआ है ना कि वो एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के असर को कम कर देता है, ये खत्म कर देता है ना। और जैसे अगर सदिश के रूप में देखेंगे 11th में पढ़े होंगे, तो ये क्लोज लूप ऐसे बनाएगा, क्लोज लूप बनाएगा तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र इसका 0 आ जाएगा। देखिए ऐसे बनाता है। और वहीं जो चुंबक की भांति काम करता है जैसे लोहा वगैरह या जो भी चुंबक है वो, तो उसमें हर एक परमाणु का एक ही तरफ संरेखित होता है। परमाणु जो चुंबक की तरह काम कर रहा है उस सब एक ही दिशा में संरेखित होता है। तो इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। है तो चुंबक के पीछे का वजह वही, चुंबक के पीछे का वजह है तो वही स्टूडेंट जी कि इलेक्ट्रॉन का घूमना, लेकिन फिर भी चुंबक है और ये कलम चुंबक क्यों नहीं है। तो इसके पीछे का वजह है अंदर में परमाणुओं का अरेंजमेंट। ठीक है, इसे रोक के पढ़ लीजिएगा, आइडिया लग जाएगा। चलिए देखिए, एक बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, तो जो परमाणु के प्रथम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो प्रथम कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा ना उसी को बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। समझे, नोट में एक चीज हम लिख देते हैं। देखिए नोट में एक चीज लिख देते हैं कि जब कोई भी आवेश Q R त्रिज्या में चारों ओर घूमता है तो एक तरह से यह भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का काम करता है। अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा, नहीं होगा मेरे ख्याल से, लिखा हो तो ठीक है, लिखवा दिए बाद में तो ठीक है। तो ये काम करता है, ठीक है। तो इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है स्टूडेंट जी, ये Q(V)R/2 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में या अलग अलग तरह से क्वेश्चन में पूछता है Q(V)R/2, Q(V)R/2। Q हो गया आवेश, V हो गया इसका वेग, R हो गया त्रिज्या, ठीक है। और बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, तो हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण होगा उसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। उसकी वैल्यू इतनी होती है, बस वैल्यू याद रखिएगा, बात खत्म है। पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब है एक नया टॉपिक, पृथ्वी का चुंबक,
कि पृथ्वी चुंबक के भांति व्यवहार क्यों करता है, क्या वजह है ऐसा पृथ्वी में। तो देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली जो पृथ्वी है ना हमारा, पहली बात तो चुंबक का भांति व्यवहार करता है, इसका प्रमाण क्या है। तो पहला तो प्रमाण ये है, पहला प्रमाण कि जब किसी चुंबक को ऐसे हम लटकाते हैं धागा में बांध के, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है, हमेशा। और ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकना बताता है कि पक्का उत्तर दक्षिण की ओर बल लग रहा है, तभी तो उत्तर दक्षिण दिशा में रुक रहा है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैंने क्या बोला, यस। तो इसलिए तो उत्तर दक्षिण दिशा में वो रुक रहा है, क्योंकि बल लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट जी। इसलिए पृथ्वी का चुंबकत्व का कारण पता चलता है कि अच्छा पृथ्वी भी अपने आप में एक चुंबक है, तभी तो बल लगा रहा है और हर जगह उत्तर दक्षिण रुकता है, ठीक है। अगला क्या है कि जैसे कोई चुंबक हम रख दिए, तो चुंबक के चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होगा। तो देखा गया कि इसमें उदासीन बिंदु पाया जाता है। उदासीन बिंदु का मतलब वह जगह जहां पे टोटल चुंबकीय क्षेत्र 0 है। तो भाई चुंबक के नजदीक में चुंबकीय क्षेत्र 0 हुआ, इसका मतलब उसके चुंबकीय क्षेत्र को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है। जैसे एक छोटा सा मेरे पास मान लीजिए कोई दंड चुंबक है, उसको हम रख दिए पृथ्वी के सतह पर, और अगल बगल कुछ भी नहीं है, तो उसका तो चुंबकीय क्षेत्र मिलना चाहिए हर जगह पे। लेकिन अगर कोई ऐसा बिंदु है जहां जो कि उदासीन है, मतलब वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो ये ना बताता स्टूडेंट जी कि इसके चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को कोई ना कोई बैलेंस कर लिया तीसरा पार्टी। और वो बैलेंस करने वाला पार्टी कौन होगा, पृथ्वी के हर जगह पे ये चीज होता है, यानी पृथ्वी चुंबक के भांति व्यवहार करता है, और उसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, यानी पृथ्वी के चुंबक का ही चुंबकीय क्षेत्र इसके चुंबकीय क्षेत्र को बैलेंस कर पा रहा है, ये भी है। और भी होता है कि नर्म लोहा के टुकड़ा को पृथ्वी के अंदर जब गाड़ देते हैं, कुछ समय के बाद बाहर निकालते हैं, तो चुंबक के जैसा बन जाता है, ये नरम लोहा चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है पृथ्वी के अंदर। तो आप लोग को पता है कि चुंबक के नजदीक कोई दूसरा नरम लोहा को रखते हैं, तो नरम लोहा भी चुंबक की तरह काम करने लगता है। मैंने बताया था चुंबकीय प्रेरण वाले टॉपिक में, देखिए बताया ना चुंबकीय प्रेरण वाले टॉपिक में, ये देखिए इसके पहले, है ना। तो वैसे पृथ्वी के अंदर भी जब गाड़ देते हैं और छोड़ देते हैं, तो बाहर जब निकालते हैं, तो नर्म लोहा के टुकड़ा को पृथ्वी के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा की ओर गाड़ने पर कुछ समय बाद चुंबक बन जाता है, तो ये भी प्रमाण है। अब पृथ्वी चुंबक की तरह काम क्यों करता है, ये जरा जान लीजिए। तो जो हमारा पृथ्वी है ना स्टूडेंट जी, उसके अंदर में पता होगा आप लोगों को बहुत तरल धातु पाया जाता है। मतलब पृथ्वी ऊपर से तो सूख गया, अंदर में जो भी भारू धातु था, जैसे लोहा वगैरह जो भी, वो बच्चा जी निकेल लोहा, वो अंदर जाके बैठ गया पृथ्वी के अंदर कोर में, बीच में। और पृथ्वी जब घूमता है तो अंदर का लोहा घूमता है, और अंदर में इसी कारण से बहुत सारा आवेश है, बहुत सारा आयंस है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, वो भी घूम रहा है। तो एक तरह से जब पृथ्वी घूम रहा है, तो अंदर का जब आवेश घूम रहा है, तो एक तरह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना। और विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने से तो वो चुंबक की तरह काम करेगा ही करेगा। कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़ रहे हैं कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसीलिए पृथ्वी हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और अंदर में वो जो पृथ्वी के घूमने से जो आयन घूम रहा है और उसके कारण जो धारा उत्पन्न हो रहा है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट जी संवहन धारा। क्या बोलते हैं, संवहन धारा, ठीक है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण देखिए क्या कर रहा है, पृथ्वी के भीतरी भाग में तरल लोहे और अन्य धातु उपस्थित होते हैं। पृथ्वी के केंद्र में तरल धातु की गति और पृथ्वी के घूर्णन के कारण जटिल विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं, इन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। इन धाराओं के कारण पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यही पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है। देख लीजिए, आइडिया लग गया। अब क्या कि पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन में ना बहुत सारा टर्म यूज होगा, बहुत सारा पद हम यूज करेंगे। वो सब क्या क्या होता है वो पहले जान लीजिए, कि जो जो टर्म्स हम यूज करने जा रहे हैं वो क्या है। जैसे देखिए पहला नंबर में पहले हम बता देते हैं क्या है। जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है, समझने का प्रयत्न करिएगा स्टूडेंट जी, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी है, थोड़ा मोटा कर दे रहे हैं इसको, चलिए। तो मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है। तब पृथ्वी का जो उत्तर दिशा होता है, पृथ्वी का उत्तर दिशा बोल रहा हूं, उत्तर दिशा ऊपर होता है पृथ्वी में दिशा, और पृथ्वी का जो दक्षिण दिशा होता है, दक्षिण दिशा नीचे होता है। तो पृथ्वी का जो उत्तर दिशा हो गया और पृथ्वी का जो दक्षिण दिशा हो गया, इसको मिलाने वाला रेखा, इसको पृथ्वी का उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा को मिलाने वाला जो रेखा होता है,
ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, इस दिशा को बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट जी जियोग्राफिकल एक्सिस, यानी ये कहते हैं, देखिए भौगोलिक अक्ष है ना, इसको बोलते हैं भौगोलिक अक्ष, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, अच्छा मैंने बोला कि पृथ्वी भी अपने आप में एक चुंबक की तरह काम करता है, तो पृथ्वी का जो खुद का चुंबकवा है ना, वो एकदम ऐसे उत्तर दक्षिण नहीं रहता, वो हल्का सा ऐसे झुका रहता है स्टूडेंट जी, ये देखिए वो हल्का सा ऐसे झुका हुआ रहेगा। पृथ्वी के खुद के चुंबक की बात कर रहा हूं कि वो एग्जैक्ट उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं रहता है, वो हल्का सा ऐसे झुका रहता है, देख रहे हैं। और उत्तर दिशा में पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी पोल होता है, दक्षिणी ध्रुव, और दक्षिण दिशा में उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी दिशा है, इसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। ये हो गया हमारा चुंबकीय अक्ष, एक हो गया भौगोलिक अक्ष, एक हो गया चुंबकीय अक्ष। आप चाहें तो ये सब फिगर अपने शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं, जगह में है बना हुआ तो ठीक है, नहीं है तो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भौगोलिक अक्ष, ये हो गया चुंबकीय अक्ष। ठीक है, अब देखिए भौगोलिक अक्ष पे के लंबवत, भौगोलिक अक्ष के लंबवत 90 डिग्री पे पृथ्वी के सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त स्टूडेंट जी दिख रहे हैं, इस वृत्त को हम लोग बोलते हैं है ना जियोग्राफिकल इक्वेटर, यानी भौगोलिक निरक्ष बोलते हैं बच्चा जी, या फिर बोल सकते, देखिए यहां पे नाम लिखा हुआ है भौगोलिक निरक्ष। और ये जो चुंबकीय अक्ष है, चुंबकीय अक्ष, इसके लंबवत पृथ्वी के सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त, इसके लंबवत पृथ्वी के सतह पर खींचा गया सबसे, देखिए पहले इसके लंबवत ये कहला गया और इसके लंबवत ये कहला गया, देख रहे हैं ना। तो ये जो मैंने दिखाया व्हाइट वाला, ये हो गया हमारा भौगोलिक निरक्ष, और चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कहलाता है हमारा चुंबकीय निरक्ष। ठीक है, समझ में आ गया, भौगोलिक निरक्ष, चुंबकीय निरक्ष। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, अब कुछ चीज और जरा जान लीजिए, इसके बाद कुछ चीज और जान लीजिए कि डीप कोण पर, ये इसको देख लीजिए तब जान लीजिएगा, पर इसको देख लीजिए। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष क्या है, तो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिण ध्रुव, मतलब कि दिशा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव मतलब दिशा की बात करें, ठीक है, को जोड़ने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। वास्तव में भौगोलिक अक्ष पृथ्वी की घूर्णन अक्ष होता है, जिससे पृथ्वी घूमता है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबक का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। तो ये हमारा चुंबकीय अक्ष होगा। ध्यान देने वाली बात है कि पृथ्वी के उत्तर दिशा में पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव और दक्षिण दिशा में उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक है, अगला है भौगोलिक निरक्ष और चुंबकीय निरक्ष, पढ़ लीजिएगा, वही जो मैंने बोला समझ में आ जाएगा आपको। आगे देखिए, इसके बाद भौगोलिक यामियोत्तर और चुंबकीय यामियोत्तर क्या होता है, तो जानते हैं भौगोलिक यामियोत्तर या चुंबकीय यामियोत्तर क्या होता है, कि जैसे किसी भी जगह पर, पृथ्वी के किसी भी जगह पर खींचा गया एक तल, ऊर्ध्वाधर तल मतलब वर्टिकल, ऐसे प्लेन, ऐसे सोया हुआ नहीं, ऐसे खड़ा वाला सतह, जो कि भौगोलिक अक्ष से गुजरे, उसे भौगोलिक यामियोत्तर कहते हैं। और वैसे ही खींचा गया वर्टिकल प्लेन जो चुंबकीय अक्ष से गुजरे, चुंबकीय यामियोत्तर कहते हैं। देखिए, भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामियोत्तर और चुंबकीय, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामियोत्तर कहते हैं। ठीक है, ओके। अब चुंबकीय तत्व क्या है, और वो तीन चुंबकीय तत्व कौन सा है जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए, चुंबकीय तत्व क्या होता है, तो चुंबकीय तत्व एक्चुअली में होता है ना स्टूडेंट जी, कि किसी भी जगह पर पृथ्वी के अगर चुंबकीय क्षेत्र को बताना हो तो उसके लिए कौन कौन सा चीज जरूरी है जिसके बारे में बता सकते हैं, उसी को बोलते हैं चुंबकीय तत्व। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मैंने क्या बोला। ओके, तो ये तीन चीज होता है। एक तो होता है ये दिक्पात कोण, दिक्पान कोण बोलते हैं या चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं पहला। दूसरा नति कोण या नमन कोण बोलते हैं। और तीसरा होता है घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये तीनों मिलकर कहलाता है चुंबकीय तत्व। क्या है चुंबकीय तत्व, तो ये तीनों चीज अगर कहीं भी बता दिया जाए पृथ्वी के सतह पर, तो उससे एग्जैक्ट हम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बता सकते हैं। यानी किसी भी जगह पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान, दिशा, ये सब बताने के लिए जिन तीनों टर्म का, जिन तीनों राशि का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं चुंबकीय तत्व। और ये तीनों के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला दिक्पात कोण या चुंबकीय दिक्पात क्या होता है,
तो ये होता क्या है समझिए कि जो भौगोलिक अमियोत्तर हुआ और चुंबकीय अमियोत्तर, भौगोलिक अमियोत्तर भी एक सतह है, चुंबकीय अमियोत्तर भी सतह है, तो दोनों के बीच, दोनों सतह के बीच जो कोण बनता है ना, उसी को बोलते हैं दिक्पात कोण या चुंबकीय दिक्पात। नति कोण या नमन कोण क्या होता है, ये मजेदार, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्या होता है, जैसे मैं यहीं पे समझाता हूं कि हम लोग नन्हा मुन्ना सा बाल है कि हम लोग यही सोचेंगे ना भाई, हम लोग तो यही सोचेंगे ना कि हाँ हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी है तो उससे क्या होगा कि चुंबकीय बल रेखा निकल रहा होगा, पृथ्वी चुंबक की तरह काम करता है, तो और चुंबकीय बल रेखा पृथ्वी के सतह की ओर होगा। हम लोग तो यही सोचेंगे सतह की ओर होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है कि सतह की ओर हो। हर जगह पे ऐसा, तिरछे भी कई जगह पे होता है, पृथ्वी का सतह ऐसे है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे तिरछे स्टूडेंट जी। तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ जितना कोण बना रहा है ना, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट जी हम लोग, ये उसी को हम लोग बताते हैं ये दिक्पात कोण, नति कोण बोलते हैं, नमन कोण। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, इस पेज में समझाता हूं, यहां जगह है, देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये पृथ्वी है, ठीक, ओके, तो आपके पास ये पृथ्वी हो गया और ये आपका चुंबक है, पृथ्वी का चुंबक, इधर दक्षिणी ध्रुव, इधर उत्तरी ध्रुव भी पृथ्वी का चुंबक हो गया है ना, और ये हमारा अक्ष हो गया पृथ्वी का। तो है क्या स्टूडेंट जी कि इतना तो पढ़ने के बाद आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि उत्तरी ध्रुव से निकलता है चुंबकीय बल रेखा और दक्षिणी ध्रुव में जाता है। तो यहां उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखा निकलेगा ढूंढी ढूंढी और दक्षिणी में चला जाएगा। ये देखिए, उत्तरी से निकलेगा चुंबकीय बल रेखा और किस में चला जाएगा, दक्षिणी में। इधर भी देखिए, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखा निकलेगा और निकल के कहां चला जाएगा, दक्षिणी में। यहां भी देखिए, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखा निकलेगा, निकल के कहां चला जाएगा, दक्षिणी में, और यहां भी निकलेगा, निकल के चला जाएगा दक्षिणी में, ऐसे। तो मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से स्टूडेंट जी, मुझे बताने का प्रयत्न करिएगा आप लोग, मुझे ये बात बताने का प्रयत्न करिएगा आप लोग स्टूडेंट जी कि ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक प्रश्न है मेरा आप लोगों से कि बताइए कि क्या चुंबकीय बल रेखा हमेशा पृथ्वी के सतह की ओर है? नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम ध्रुव पर देखें, यहां ध्रुव है पोल, यहां देखें तो उल्टा बना दिया, यहां देखें तो चुंबकीय बल रेखा की अगर बात करेंगे तो सतह पर लंबवत, देखिए पृथ्वी का सतह ये है तो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, नहीं सतह से निकल रहा है तो सतह के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। हाँ, यहां पे जाकर देखिए, यहां पे जाके जिधर सतह है उधर ही हमारा चुंबकीय बल रेखा हो जाता है, इस जगह पर जाकर, यानी इस जगह पे चुंबकीय बल रेखा पृथ्वी के सतह की ओर हो जाती है स्टूडेंट जी, ओके ना। और पृथ्वी के सतह की ओर जब हो जाती है तो इसीलिए यहां पे नमन कोण 0 डिग्री हो गया। नमन कोण क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा जो पृथ्वी के सतह के साथ कोण बना रही है, तो यहां पे देखेंगे नमन कोण 90 डिग्री का है, सतह पे सीधा लंबवत है तो यहां पे नमन कोण 90 डिग्री का है ना स्टूडेंट जी। और यहां पे नमन कोण की बात करेंगे तो यहां पे नमन कोण 0 डिग्री का है, देख रहे हैं, यहां पे नमन कोण 90 डिग्री का स्टूडेंट जी, यहां पे नमन कोण 0 डिग्री का स्टूडेंट जी, ठीक है। आपको ये बातें मुझसे ज्यादा बढ़िया समझ में, यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे होते यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री ऐसे होते यहाँ पे जाके क्या हो गया 90 डिग्री फिर, और यहाँ 90 है। तो आपसे कोई पूछेंगे कि ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है तो 90 बताइएगा, क्यों, क्योंकि सतह पर लंबवत है चुंबकीय बल रेखा। ध्रुवों पर अगर चुंबक ऐसे रखेंगे तो ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा, रखेंगे भी ऐसे करके चुंबक को ऐसे सीधा ऐसे तो ये ऐसे खड़ा हो जाएगा चुंबक, क्योंकि 90 डिग्री पे है ना इसीलिए। और यहां पे नमन कोण 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि निरक्ष पर नमन कोण 0 डिग्री और ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज को देख लीजिए अच्छे से, क्या होता है ना होता है जो देखिए। तो पृथ्वी का चुंबकीय तत्व में सबसे पहला दिक्पात कोण मैंने बता दिया, दूसरा नति कोण या नमन कोण क्या होता है, तो नमन कोण वह कोण है जो पृथ्वी या चुंबकीय या अमियोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, इसे डेल्टा से दिखाते हैं। और अगला पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, 3 मैंने बोला ना, उसमें क्षैतिज घटक है कि जैसे मान के चलिए अगर आपका पृथ्वी का सतह है ऐसे, मान कर चलिए सुनिए कि पृथ्वी का सतह ऐसे है, ओके, और यहां पर मान के चलिए कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ठीक है। और इस कोण को हम दिखा रहे स्टूडेंट जी किस चिन्ह से, डेल्टा चिन्ह से।
तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज दिशा में जो घटक मिलेगा, घटक का मतलब टुकड़ा, तो इधर जो घटक मिलेगा स्टूडेंट जी BH, वो किसके बराबर मिलेगा? B cos डेल्टा के बराबर, ये देख लीजिए। और इधर जो घटक मिलेगा वो कितना मिलेगा? इधर मिलेगा B sin डेल्टा के बराबर। एक हो गया BH, एक हो गया BV। जो ऊर्ध्वाधर में घटक हो गया वो B sin डेल्टा, और क्षैतिज में घटक हो गया B cos डेल्टा। जिधर कोण बनता है, ये नमन कोण हो गया डेल्टा, तो इधर कोण बनता है उधर cos में, दूसरी ओर sin में, ठीक है। और इसके मदद से अगर आपसे नमन कोण कोई पूछ भी दे कि नमन कोण कितना होगा, तो आप खुद सोचिए कि इस डेल्टा के लिए लंब का काम करेगा ये आधार का, तो tan डेल्टा का यहां से जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा BV बटा BH के बराबर। देख रहे हैं, tan डेल्टा यहां से हो जाएगा BV बटा BH के बराबर, ये देख लीजिए। ओके और अगर आपसे टोटल B का मान पूछे तो थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े होंगे आप 11th में वेक्टर या फिर मैथ में, तो दोनों के स्क्वायर का रूट, जो दोनों घटक है, क्षैतिज घटक वो इसका स्क्वायर और ऊर्ध्वाधर घटक इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ये देखिए, ये फार्मूला एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला बहुत पूछा जाता है। और आप सिर्फ सोचिए ना कि इस डेल्टा के लिए लंब का काम करेगा ये आधार का, तो लंब बटा आधार होता है ना, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा। और एक सबसे लास्ट में आकार है, फिर चुंबकीय पदार्थ बचेगा कि कौन कौन सा प्रकार का चुंबकीय पदार्थ होता है, फिर खत्म हो जाएगा। देखिए लास्ट में आकार क्या है स्टूडेंट जी, ऐसे इससे तो क्वेश्चन नहीं पूछता। यहाँ पे मैंने उदासीन बिंदु के बारे में हालांकि मैंने लिख दिया कि उदासीन बिंदु क्या होता है। तो देखिए उदासीन बिंदु क्या होता है, जहां पे कुल चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाए उसको उदासीन बिंदु बोलते हैं। आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत छोटा लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, दिखेगा, ठीक है। अब अगला क्या है कि अगर हम चुंबक को, ये सब पूछता नहीं है, अभी बता रहा हूं नहीं पूछता, लेकिन अगर हम चुंबक को पृथ्वी के सतह पे इस तरह से रखें, इस तरह से रखें, किस तरह से, देखिए कि दक्षिणी ध्रुव अगर दक्षिण दिशा में हो और चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में हो, तब कैसा चुंबकीय बल रेखा का आकार मिलेगा। और अगर दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा में और उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा में हो, तब कैसा आकार मिलेगा। ये दो मैंने आकार दिखाया, यहाँ से डायग्राम में देखेंगे तो बनाने के लिए सीखना पड़ेगा कि कैसे क्या आकार मिलता है। हाँ ये जरूर है कि ये जो 2 बिंदु मैं दिखा रहा हूँ ये उदासीन बिंदु, इस समय भी 2 बिंदु उदासीन है और इस समय भी 2 बिंदु उदासीन है। तो 2 बिंदु उदासीन मिलता है जब पृथ्वी के सतह पे हम लोग रखते हैं चुंबक को। तो चलिए अब है चुंबकत्व में प्रयोग किए जाने वाले पद कि कौन कौन सा टर्म, कौन कौन सा पद, कौन कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है। पहला चुंबकन क्षेत्र। देखिए चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, जैसे कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, लोहा निकल कोबाल्ट, तो उसको इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखेंगे, लोहा निकल कोबाल्ट को किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, तो वो जो पदार्थ है ना लोहा निकल कोबाल्ट, वो भी थोड़ा चुंबकित हो जाएगा और चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो जिस क्षेत्र में रखने पर वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है उसी को बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र, यानी जिस क्षेत्र में रखने पर व्यवहार किया, ठीक है। एक होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एक्चुअली में कहीं भी अगर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोले तो वो एक्चुअली में चुंबकीय क्षेत्र ही होता है स्टूडेंट जी, चुंबकीय क्षेत्र की मजबूती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या होता है जरा मैं एक अलग पेज में समझाता हूं। जैसे कि चुंबकन क्षेत्र तो समझ गए कि अगर मान हमारे पास कोई पदार्थ है, इसको हम क्या करते हैं, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो इसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र, ठीक। अब ये पदार्थ अपने आप में चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखने से प्रेरण के जरिए चुंबकित हो जाएगा। तो चुंबकित होगा तो ये दक्षिणी ध्रुव का काम करेगा, ये उत्तरी ध्रुव का काम करेगा। तो इस पदार्थ का भी तो अपना चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होगा ना, ऐसे, या इस पदार्थ का भी तो अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस पदार्थ के अंदर कुल कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो खुद का अपना, बाहर वाला, दोनों का जोड़ना, बाहर वाला भी तो अंदर से गुजर रहा है ऐसे, और खुद का जो अपना उत्पन्न हुआ वो, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा यानी जो कुल चुंबकीय क्षेत्र अंदर में होगा उसी को बोलते हैं छात्र जी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण। देखिए क्या कह रहा है, किसी पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान, अच्छा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को एक तरीके से और लिखा जाता है, बोला जाएगा ना कई बार कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखा। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखा बोल रहा है, तो एक्चुअली वो चुंबकीय क्षेत्र ही है। अब अगर इसके बाद जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाऊंगा, तो मैं फ्लक्स घनत्व के बारे में बता दूंगा थोड़ा, ये कैसे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है। अगर आप पढ़े होंगे आप चैप्टर 1 में चुंबक विद्युतीय फ्लक्स, तो उससे समझ सकते हैं कि हाँ वो विद्युतीय फ्लक्स विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या होती थी किसी भी क्षेत्रफल से, तो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होगी। और घनत्व का बात कर रहा है तो एक क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखा की संख्या होगी। देखिए क्या क्या कर रहा है, किसी पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान उस पदार्थ के प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के बराबर होती है।
एक इकाई क्षेत्रफल से जो गुजरता है उसको बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पदार्थ के अंदर परिणामी चुंबकीय तीव्रता ही, पदार्थ में जो कुल चुंबकीय तीव्रता ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाता होता है ना। टोटल चुंबकीय तीव्रता जो है दोनों के जोड़ के बराबर, ठीक है। इसका यूनिट वही टेस्ला होगा, टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सब चुंबकीय क्षेत्र ही है। तो अगला जो गुण है, अगला जो पार्ट है, एक सेकंड रुकिए, अगला जो पार्ट है स्टूडेंट जी वो हमारा है चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता क्या होता है? जैसे विद्युतशीलता होता था, मैंने कहा था कि कितने अच्छे से एक आवेश दूसरे से कनेक्शन बना पाता है, वैसे ही होता है चुंबकशीलता, कि कितने अच्छे से एक चुंबक दूसरे से कनेक्शन बना पाता है। यानी बोलिए किसी माध्यम से चुंबकीय बल रेखा कितनी आसानी से पार करता है। कोई माध्यम होगा चुंबकीय बल रेखा को सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने से, अपने अंदर से गुजरने से, कोई अपोज करेगा, कोई और ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो चुंबकशीलता एक्चुअली में यही होता है, किसी पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता, पारगम्यता मतलब उससे गुजरना, उससे पार करना, ठीक है। वह मात्रा, पारगम्यता को चुंबकशीलता भी बोलते हैं, या चुंबकशीलता लिख सकते हैं आप, ठीक है। वह मात्रा है जो यह दर्शाती है कि वह पदार्थ अपने अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कितनी सरलता से प्रवेश करने देता है, अपने अंदर कितनी सरलता से प्रवेश करने, अर्थात यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को गुजरने देने की क्षमता को बताती, इसे म्यू से दिखाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। अब वायु या निर्वात का जो चुंबकशीलता होता है उसको निरपेक्ष चुंबकशीलता बोलते हैं, म्यू नॉट से दिखाते हैं। एक है सापेक्षिक चुंबकशीलता, इसी में बच्चा जी, तो जैसे आप लोगों को सापेक्षिक विद्युतशीलता पता होगा, ये होता था, याद करिए, और वैसे सापेक्षिक चुंबकशीलता निकालेंगे तो ये होगा, याद करिए, देखिए म्यू बाई म्यू नॉट। समझ गए बात को मैंने क्या क्या बोल दिया? तो यहां से ये बात है, सापेक्षिक चुंबकशीलता की अगर बात मैं करूं तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि क्या है, कि किसी पदार्थ की सापेक्षिक चुंबकशीलता उस पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B और उस पदार्थ को हटाकर निर्वात या वायु में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व V0 के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि निर्वात वायु में जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र है वो, और पदार्थ के अंदर वो, दोनों का अनुपात, और वो म्यू बाई म्यू नॉट के भी बराबर होता है, वो भी होता है। इसका कोई मात्रक होगा नहीं। आगे देख लीजिए, चुंबकीय बल या चुंबकीय तीव्रता क्या होता है स्टूडेंट जी? तो चुंबकीय बल या चुंबकीय तीव्रता एक्चुअली में होता है ना, कि कहीं भी अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो वो कितना कोशिश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करवाने का, उस कोशिश को ही बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता। जैसे देखिए क्या लिखा, चुंबकीय तीव्रता वह चुंबकित करने वाली शक्ति है जिसका मान सोलेनॉइड के प्रति मीटर लंबाई में बहने वाली धारा चक्रों की संख्या के बराबर होता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप सोलेनॉइड पढ़ेंगे, सोलेनॉइड का मतलब परिनालिका, देखिए सोलेनॉइड पढ़ेंगे, सोलेनॉइड का मतलब हुआ स्टूडेंट जी परिनालिका, है ना। तो परिनालिका का, एक सेकंड, हाँ, सोलेनॉइड का मतलब हुआ परिनालिका, एक सेकंड, परिनालिका, ओके। और यहां में, हाँ, तो सोलेनॉइड का मतलब हुआ परिनालिका। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्चुअली होता क्या है ना, कि एकांक से जितना, जैसे कि आप परिनालिका की बात करेंगे तो परिनालिका में कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई होता है, यही होता है ना। तो ये जो एन आई है ना, यही वो कोशिश है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करवाने का। डिटेल कोर्स में बहुत अच्छे से इसको पढ़ाता हूं, और इसे को बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता एच से दिखाते थे, बी बराबर म्यू नॉट एन आई होता है, इसी एन आई को एच से बोलते हैं स्टूडेंट जी, एन आई से दिखाते हैं, ठीक है। अब ये सदिश राशि, एसआई मात्रा के सब तो पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला पद है चुंबकन की तीव्रता। चुंबकन की तीव्रता क्या है? जैसे कोई पदार्थ को अपने चुंबकीय क्षेत्र में बाहर रखा तो ये पदार्थ चुंबकित हो जाएगा, यानी पदार्थ चुंबक के भांति व्यवहार करने लगेगा। और जब पदार्थ ये चुंबक के भांति व्यवहार करने लगेगा तो इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट जी, किसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, कैपिटल एम। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बटा वॉल्यूम आयतन को ही हम लोग बोलते हैं चुंबकन की तीव्रता। किस आयतन के प्रति एकांक आयतन में कितना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ, है ना। पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाएगा आपको। नेक्स्ट देख लीजिए आगे इसके बाद, हाँ, एक होता है चुंबकीय प्रवृत्ति। ये क्या होता है चुंबकीय प्रवृत्ति? तो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है स्टूडेंट जी कि कोई पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति यह बताती है कि वह पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। जो जितना आसानी से चुंबकित किया जा सकता है चुंबकीय प्रवृत्ति हुआ। किसी का बहुत ज्यादा होता है जिसको चुंबकित करने में और करना हार्ड है और नहीं होता है और अपोज करता है, उसका ऋणात्मक भी होता है, निगेटिव भी होता है, ठीक है। किसी पदार्थ में उत्पन्न हुई चुंबकन की तीव्रता आई और लगाए गए चुंबकीय बल
के अनुपात को ही चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। I/H के बराबर होता है, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति को इस तरह से दिखाते हैं, इस चिन्ह से, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी बोलते हैं। और ये फॉर्मूला कुछ है जो आपको काम देगा। ओके, अब हमको इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछता है, एक्चुअली ये जो मैंने आप लोगों को अलबलाहल टाइप का लग रहा था ना, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं, तो परेशान मत होइएगा कि सर ये समझ में भी नहीं आया। नहीं भी समझ में तो उतना टेंशन नहीं इससे है। मेनली हमें चुंबकीय पदार्थ को देखना है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा 2-3 तरह का चुंबकीय पदार्थ होता है, तो कैसे कैसे चुंबकीय पदार्थ होता है, कितना कितना प्रकार का होता है और उसका क्या क्या यूजेज है, इन सब चीजों को हमें अभी देखना है। ये जो चुंबकीय पदार्थ वाला जो पार्ट है ना स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन पूछता है, ये जानना बहुत जरूरी है। आराम से समझिए। देखिए, तो चुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे स्टूडेंट जी, तो 3 तरह का चुंबकीय पदार्थ होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। पहले देखिए तीनों को मैं समझा देता हूं। देखिए, जो अनुचुंबकीय पदार्थ है ना और लौह चुंबकीय, ठीक है, और ये प्रतिचुंबकीय, तो ये जो अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय दोनों एक जैसा होता है। लौह चुंबकीय तो समझते ही हैं, जो कि लोहा होता है, जो कि मतलब लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये सब होता है। मतलब जो ना कि चुंबक जिस पदार्थ को अपनी ओर कस के खींचे, या लोहा को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएगा। लेकिन जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है ना, ये भी चुंबक से खिंचाता ही है, लेकिन ये उतना नहीं खिंचाता जितना लौह खिंचाता है। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, पहले ये दोनों अणु और प्रति को समझिए। अनुचुंबकीय पदार्थ है ना स्टूडेंट जी, इसको अगर जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, है ना, तो ये हमेशा अनुचुंबकीय पदार्थ ना चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होता है हल्का सा, और जो प्रतिचुंबकीय है ये प्रतिकर्षित होता है। इसको अगर रख भी देंगे चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे इसको मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रख दिए अनुचुंबकीय को, है ना, तो बाहर का चुंबकीय क्षेत्र में इस पदार्थ को रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है तो इस बाहर के चुंबक का इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा, उत्तरी दक्षिणी। तो ये जो हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो नॉर्थ के कारण इसमें साउथ उत्पन्न होगा और साउथ के कारण नॉर्थ, यानी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में यह चुंबकित हुआ। नॉर्थ से साउथ होना चाहिए और साउथ से नॉर्थ होना चाहिए, हो भी रहा है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होता है। जबकि यहीं अगर ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसको बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, तभी तो नॉर्थ से साउथ जा रहा है बाहरी चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो पदार्थ जो चुंबकित होगा, ये नॉर्थ है तो इधर नॉर्थे होगा, और साउथ है तो इधर साउथ होना, यानी विपरीत दिशा में ये चुंबकित होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं, ये विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, हमेशा प्रतिचुंबकीय। वैसे ही जानते हैं, जब असमान चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ को रखेंगे तो ये ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएगा, ये हमेशा कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएगा। और उसमें भी इसको रखेंगे तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ऐसे होगा, इसको रखेंगे ना तो ऐसे न रह के ऐसे हो जाएगा, इससे खड़ा हो जाएगा। इससे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, इसे धागा से लटका के ऐसे छोड़ देंगे अनुचुंबकीय पदार्थ को, तो चुंबकीय बल रेखा इधर है तो ये ऐसे रहेगा, लेकिन प्रति चुंबकीय पदार्थ ऐसे हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखा इधर है, उसके लंबवत दिशा में, यानी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागना चाहता है। और लौह चुंबकीय वो अनुचुंबकीय की तरह होता है, लेकिन ज्यादा होता है। लौह चुंबकीय कस के आकर्षित होगा, कस के अपने अंदर से चुंबकीय बल रेखा को गुजरने देगा। अगर चुंबकीय बल रेखा हम इसको रखेंगे बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, अनुचुंबकीय को देखिए और बता रहा हूं, जैसे अनुचुंबकीय, इसी की बात कर रहा हूं, तो इसको अगर हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ना, तो बाहर से जो चुंबकीय बल रेखा उसको ये अपने अंदर चाहेगा कि खींच के ऐसे जाने देगी। देखिए ये चाहता है ना कि हम अपने अंदर से चुंबकीय बल रेखा को जाने दें, सपोर्ट करता है अनुचुंबकीय। और वहीं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो इसको बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इधर से जो चुंबकीय बल रेखा बाहरी जा रहा है वो ऐसे दूर से जाएगा। इसका मतलब ये अपोज करेगा, ये नहीं चाहेगा कि हमारे अंदर से चुंबकीय बल रेखा जाए, कम जाए। प्रतिचुंबकीय ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित नहीं प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो देखिए, तो तीनों को ना मैं टेबल बना के पूरा लिस्ट लिखवा दिया, 10-12 गो एग्जाम में पूछता है। हो गया अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। ठीक है, देखिए पहला, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाता है। मैंने बताया क्षेत्र की दिशा में, यानी आकर्षित होता है, तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास ले जाने पर उसकी ओर तनिक आकर्षित होता है। ये जो होगा ये विपरीत दिशा में होगा। देखिए ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं, तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों पर ले जाने पर तनिक रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। और ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, तथा किसी चुंबक के सिरों के पास ले जाने पर तीव्रता से आकर्षित हो, यानी ये भी आकर्षित होगा,
ये भी आकर्षित होगा और ये प्रतिकर्षित होगा। ये हल्का सा चुंबकित होगा, ये कस के चुंबकित होगा, और ये तो उल्टा दिशा में चुंबकित होता है। ठीक है, अगला, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इसका चुंबकन समाप्त हो जाएगा, इसका भी समाप्त हो जाएगा। तो लौह चुंबकीय का रह जाता है, जो लोहा वगैरह को चुंबकीय क्षेत्र से हटा भी लेंगे ना, तो हल्का हल्का उसमें चुंबकीय क्षेत्र बच जाएगा। ठीक है, ये सब अंतर लिखने के लिए आता है कि 5 अंतर को लिखे, मैं 10-12 को बता दिया हूं। अगला, ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले की ओर जाता है, और ये कम तीव्रता की ओर हमेशा विकर्षित होता है, ये भी अधिक तीव्रता की ओर जाएगा। अगला, इन पदार्थों को किसी असमान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी निर्वात की अपेक्षा। मैंने बताया नहीं अभी कि खींच लेता है रेखा को, चुंबकीय बल रेखा को, इसमें भी अधिक होगा, इसमें कम होगा। अगला, इन पदार्थों की छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच लटकाते हैं तो छड़ की अक्ष घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा। यानी ऐसे अगर चुंबकीय क्षेत्र है और लटका देंगे तो ऐसी चुंबकीय क्षेत्र की ओर रहेगा, लेकिन प्रति चुंबकीय से लंबवत हो जाएगा, और ये भी चुंबकीय क्षेत्र की ओर रहेगा। तो और कस के लौह चुंबकीय तो कस के चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है। अगला, ये इंपॉर्टेंट देखिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा धनात्मक होती है। कम होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, और लगभग ताप पर निर्भर करती है तथा परम ताप का व्युत्क्रमानुपाती होती है। इधर भी लिखा हुआ होगा, थोड़ा सा देखिए। अर्थात देखिए, परम ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय प्रवृत्ति, और इसी को क्यूरी का नियम कहते हैं। लेकिन इसमें बात करेंगे तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा ऋणात्मक होती है। देखिए, इसका कम और धनात्मक, इसका कम और ऋणात्मक, तथा ताप पर निर्भर नहीं करता है इसका, है ना। और लौह चुंबकीय का तो भाई अधिक और धनात्मक होगा ही। उसी को ऐसे लिखा है 7वां नंबर, इसमें क्यूरी बिंदु नियत नहीं होता। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्यूरी बिंदु नियत नहीं होता। क्यूरी नियम क्या कहता है? क्यूरी का नियम ये कहता है ना स्टूडेंट जी कि जो हमारा जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इसमें क्यूरी बिंदु नहीं होता है, होता ही नहीं है, और इसमें क्यूरी बिंदु नियत होता है। लौह चुंबकीय में नियत होता है। जैसे लोहा वगैरह के लिए ना क्यूरी बिंदु, जैसे लोहा वगैरह के लिए वो होता है कि उस तापमान से ज्यादा बढ़ा देंगे ना लौह चुंबकीय पदार्थ को तो ये अनुचुंबकीय में बदल जाएगा। क्यूरी बिंदु जो लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए होता है वो होता है जिससे ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो वो बदल जाएगा, अनुचुंबकीय ही बदल जाएगा। ठीक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से थोड़ा अधिक होता है, इसका कम होता है, उसका बहुत अधिक होता है। इसका चुंबकन चुंबकीय तीव्रता एच के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है। इसका चुंबकन वगैरह 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 2-3-4 को प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, इसमें रोक के पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें शैथिल्य प्रदर्शित नहीं होता है, उसमें होता है क्या होता है शैथिल्य बताते 11 नंबर, 11 ही पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। और वैसे ही देखिएगा 12 नंबर, हम ये जो देखो ये भी ठोस द्रव गैस पाया जाता है, ये भी ठोस द्रव गैस, लेकिन लौह चुंबकीय सिर्फ ठोस के रूप में पाया जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, और सबका एक एग्जाम्पल याद रखिएगा कुछ कुछ। जैसे एल्युमिनियम फेमस है, फिर तांबा फेमस है, कौन कौन फेमस बता रहे हैं? एल्युमिनियम फेमस है जिससे क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद तांबा फेमस है जिससे क्वेश्चन पूछता है ना, जस्ता फेमस है, और निकेल कोबाल्ट लोहा ये फेमस है। लोहा निकेल कोबाल्ट तो उसमें हो गया, और बाकी एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, ये 2-4 गो चीज ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब लौह चुंबकीय पदार्थों की धारणशीलता, निग्राहिता तथा शैथिल्यता क्या होता है? तो देखिए धारणशीलता क्या होता है समझिए कि किसी लौह चुंबकीय पदार्थ में बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हट जाने के बाद भी और वह जितना चुंबकत्व बनाए रखता है उस पदार्थ की धारणशीलता कहलाता है। यानी कि किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो वो क्या करेगा कि चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। अब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हटा दीजिए, उसके बाद भी उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र बचेगा, उसी को बोलते हैं धारणशीलता। निग्राहिता क्या होता है? तो किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के, हाँ तो मैंने क्या बोला पहले ये समझिए, धारणशीलता समझ गए कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को हटा देंगे उसके बाद उसमें चुंबकीय गुण बचेगा, उसको बोलते हैं धारणशीलता। अब उस चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए ना उल्टा दिशा में चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करना पड़ता है ताकि उसको बैलेंस करे, जो अंदर लोहा के अंदर उत्पन्न हो गया उसको बैलेंस करे। उसी को बोलते हैं निग्राहिता। किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के अस्तित्व, पदार्थ के अभिष्ट चुंबकन को शून्य करने के लिए जिस विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का आवश्यकता होती है उसे निग्राहिता कहते हैं। शैथिल्य इसी ग्राफ को कहते हैं स्टूडेंट। जो ग्राफ देख रहे हैं ना, एक्चुअली में क्या होता है ग्राफ की, जैसे मान के चलिए कोई लोहा है, चुंबकित नहीं है, अब उसमें क्या करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे तो इसमें चुंबकन का गुण ऐसे आएगा लोहा में, ये देखिए है ना, और जिस कर्व से ये जाता है तो चुंबकन का गुण आ गया। अब अगर आप चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे तो सोचेंगे कि इसी रास्ते से चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाए तो नहीं होगा लोहा का।
अब अलग रास्ता से आएगा, और आप जीरो भी कर देंगे चुंबकीय क्षेत्र तो भी कुछ ना कुछ इसमें चुंबकीय क्षेत्र बचेगा, उसको धारणशीलता बोलते हैं। अलग देखिए ऐसे इस क्षेत्र से आएगा। आप चाहेंगे कि खत्म करें तो उल्टा दिशा में फिर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर अलग कर्व होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं शैथिल्यता। देखिए किसी लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन की मात्रा लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ने घटने के साथ तुरंत समान रूप से नहीं बदलती, इस चुंबकन में होने वाली देरी या पीछे रह जाने वाली प्रवृत्ति को शैथिल्यता कहते हैं। इसको वक्र से दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए क्यूरी का नियम लिखा हुआ है, जरूरी है काफी क्यूरी का नियम, इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा घर पे कि क्यूरी के नियम के अनुसार किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है परम ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोट में 2-3 गो पॉइंट है कि जैसे नोट के देखिए, किसी भी पदार्थ का क्यूरी ताप वह ताप है जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा उसके ऊपर अनुचुंबकीय कहलाता है। यानी कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ है ना, उससे उसका जो क्यूरी टेम्परेचर रहेगा उससे कम टेम्परेचर पर लौह चुंबकीय रहेगा, उससे ज्यादा वो अनुचुंबकीय बदल जाता है। ठीक है, इस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थों का लौह चुंबकत्व गुण एकाएक लुप्त हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। भिन्न भिन्न चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप भिन्न भिन्न होता है। इस्पात के लिए 770 डिग्री, लोहा के लिए होता है, निकेल के लिए 360 डिग्री और कोबाल्ट के लिए 1100 डिग्री। यानी कि 770 डिग्री से ज्यादा लोहा का टेम्परेचर कर देंगे तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा लौह चुंबकीय के बदले। और दूसरा देखिए, कह रहा है किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व को नष्ट करने की क्रिया को बीज चुंबकन कहते हैं। यदि किसी चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए अथवा उसके क्यूरी ताप के ऊपर तक गर्म करे तो पदार्थ का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो यह भी चुंबकन हुआ। यही कुछ पॉइंट है स्टूडेंट जी, याद रखिएगा। आप लोगों से नेक्स्ट क्लास से मिलता हूं अगले चैप्टर के 1 शॉट में। हाँ, आप लोग बढ़िया से पढ़िए और दोस्तों को बताइए। और अगर ये वीडियो जैसे यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, ये बहुत जरूरी है। और बाकी आपका सपोर्ट तो जरूरी है यहीं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई दिक्कत होगा ना, अच्छा मैं पेज दिखा देता हूं, मैं भूल गया, तो आप जरूर कॉल करके मुझसे पूछिएगा। ओके, ये पहला नंबर पेज है हेडिंग का। ठीक है, यहां से नोट्स बनाना है, यहां से हेडिंग करना है। चलिए, दूसरा नंबर पेज है, नोट्स बना लीजिएगा रुक के, अगर समय है तो। नहीं समय है तो आपको शॉर्ट नोट्स मिला होगा, उससे काम चला लीजिए। तीसरा नंबर पेज है, चौथा पेज है, पांचवा है, रोक रोक के लिखते जाइए या स्क्रीनशॉट लेते जाइए। छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और लास्ट। थैंक यू स्टूडेंट जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।